प्यार है किसी और का पार्ट 2। सुबह की हल्की सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे में एक हल्की ठंडक थी। पल्लवी की आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन में चल रहे उलझे ख्यालों ने उसे चैन से सोने नहीं दिया था। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि रणवीर अपनी साइड पर करवट लिए हुए अब भी सो रहा था। कुछ पल उसे देखने के बाद उसने अपनी साड़ी ठीक की और कमरे से बाहर निकल आई थी। पल्लवी टेबल पर बर्तनों को ठीक कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। सिद्धार्थ ने हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, ये प्लेट्स आप छोड़िए, मैं कर देता हूँ। पल्लवी ने हल्की हिचक के साथ उसे देखा। नहीं, रहने दो, मुझे आदत है अपने काम खुद करने की, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। सिद्धार्थ ने मजाकिया अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, अगर आप हमसे मदद नहीं लेंगी तो मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, या तो मुझे बड़ा भाई मान लीजिए या फिर छोटा नटखट देवर जो जबरदस्ती आपके हर काम में टांग अड़ाएगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर पल्लवी हल्का सा मुस्कुराई। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए प्लेट्स उठा ली और टेबल पर रखने लगा। हाँ, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ और यही मेरी खासियत है। अब चलिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। पल्लवी ने हल्की नाराजगी दिखाने की कोशिश की। पल्लवी ने हल्के गुस्से के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखा। तुम्हें हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं, माँ जी देखेंगी तो फिर से नाराज होंगी। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं सिद्धार्थ की मासूमियत और अपनापन उसे अच्छा लग रहा था। रणवीर भी अब बाहर आ चुका था और उसने चुपचाप ये सब देखा। पल्लवी ने हल्के हाथों से साड़ी का पल्लू ठीक किया और सोफे पर बैठ गई थी। सिद्धार्थ ने मजाकिया अंदाज में हाथ जोड़ दिए। भाभी, हम तो बस आपकी सेवा कर रहे हैं, आखिर हमें भी तो अच्छे कर्मों का कुछ पुण्य मिलेगा। पल्लवी जो अब तक शांत बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान आ गई थी। सिद्धार्थ ने मौके को और मजेदार बनाते हुए गहरी आवाज में कहा, भाभी देखिए, अगर आप मुझे काम करने से रोकेंगी तो मैं मजबूरी में रणवीर भैया के पास जाकर आपकी शिकायत कर दूंगा कि भाभी हमें छोटे समझकर इग्नोर कर रही हैं। पल्लवी ने हल्की हैरानी से सिद्धार्थ को देखा। तुम शिकायत करोगे? सिद्धार्थ ने मजाकिया अंदाज में सिर हिलाया। बिल्कुल, और फिर भैया आपको डांटेंगे या नहीं भी डांट सकते, क्योंकि उनकी आवाज इतनी डरावनी है कि बिना बोले ही इंसान अपनी गलती मान ले। पल्लवी आखिरकार खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसकी हंसी में एक सच्चाई थी जिससे बहुत समय बाद उसे बिना किसी बोझ के मुस्कुराया हो। सिद्धार्थ ने उसकी हंसी देखकर जीत की तरह दोनों हाथ हवा में उठा दिए थे। लो भैया, मिशन सक्सेसफुल, आखिर हमारी भाभी मुस्कुरा ही दी। रणवीर जो अब तक दूर खड़ा ये सब देख रहा था, बिना कुछ कहे हल्का मुस्कुराया और आगे बढ़कर टेबल के पास आ गया था। पल्लवी ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर नजरें झुका ली थी। पल्लवी ने सिद्धार्थ की तरफ आंखें तरेरी। अब ड्रामा बंद करो और बैठ जाओ और नाश्ता करो। सिद्धार्थ ने मजाक में लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या जमाना आ गया है भाभी, एक तो भाभी को हंसाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी और बदले में एक कप चाय तक नहीं मिली। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए उसकी और चाय का कप बढ़ा दिया था। ये लो तुम्हारे पुण्य का इनाम। लेकिन तभी शकुंतला जी भी डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। शकुंतला जी ने जैसे ही पल्लवी को सिद्धार्थ की ओर चाय बढ़ाते देखा, उनके चेहरे पर हल्की हैरानी और नाखुशी दोनों झलक आई थी। उन्होंने धीमे कदमों से टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहा, बड़े भाई अभी बैठा भी नहीं और छोटे का सत्कार पहले हो रहा है। पल्लवी के हाथ में थमा कप हल्का सा कांप गया था। रणवीर ने नजरें उठाकर अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सिद्धार्थ ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और हंसते हुए बोला, अरे माँ, इसमें भाभी की क्या गलती, मैंने इतनी मेहनत की थी उनकी मुस्कान वापस लाने में, तो बदले में एक कप चाय तो बनती ही है ना। शकुंतला जी ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, अच्छा, और ये मेहनत तुम्हें सिर्फ अपनी भाभी के लिए ही करनी थी, अपने भाई के लिए नहीं? सिद्धार्थ ने शरारती अंदाज में रणवीर की तरफ देखा और मजाक में कहा, भैया के चेहरे पर तो पहले से ही रोबोट जैसे एक्सप्रेशनलेस स्माइल होती है, मैंने सोचा भाभी के चेहरे पर ही स्माइल लाना ज्यादा जरूरी है, और मुझे नहीं लगता कि इस घर में भाभी की परवाह किसी को भी है। पल्लवी ने हल्का सा सिर झुका लिया था, जबकि रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ को घूरा। सिद्धार्थ, बहुत बातें हो गई, नाश्ता कर लो, रणवीर ने सख्त लहजे में कहा। सिद्धार्थ ने झट से हाथ जोड़ दिए। आदेश का पालन होगा भैया, अगली बार ध्यान रखना, घर में किसका मान पहले होना चाहिए। पल्लवी ने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन हल्का सा बुझ गया था। इस घर में बड़ों का मान पहले होता है और छोटों का बाद में, ये बात हमेशा तुम्हें याद रहनी चाहिए। वह कुछ कहने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने माहौल फिर हल्का करने के लिए कहा, माँ चिंता मत करो, अगली बार भाभी पहले भैया को चाय देंगी, बस ये मत कहना कि उन्होंने भैया के पहले चाय दी और हमें नहीं, वरना हम तो हमेशा के लिए अनाथ हो जाएंगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी एक पल के लिए चुप हो गए थे, लेकिन फिर पल्लवी ने उसकी बात पर हंसते हुए मन ही मन कहा, ड्रामा क्वीन। रणवीर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी चाय का घूंट लिया, लेकिन पल्लवी ने महसूस किया था कि उसकी नजरें एक पल के लिए उस पर जरूर रुकी थी, जैसे वह देख रहा हो कि वह ठीक है या नहीं। तभी पवित्रा जी ने तंज कसते हुए कहा, जितनी फिक्र नई बहू की सिद्धार्थ को है, उतनी तो शायद रणवीर को भी नहीं। पवित्रा की तंज भरी बात पर एक पल के लिए पूरा माहौल ठहर सा गया था। रणवीर ने हल्का सा सिर उठाकर उन्हें देखा, लेकिन बिना कुछ कहे फिर से अपनी चाय पीने लगा था। पल्लवी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह जानती थी कि ये बात सिर्फ एक मजाक नहीं थी, इसमें कहीं न कहीं एक गहरी चोट छुपी हुई थी, जो न केवल रणवीर को बल्कि उसे भी महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ, जो हमेशा माहौल हल्का करने की कोशिश करता था, इस बात पर कुछ नहीं बोला था। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई थी और उसने धीमे से अपनी प्लेट की तरफ देखा। पल्लवी ने भी अनजाने में अपनी चम्मच प्लेट में रख दी थी, जैसे माहौल के बदलाव को महसूस कर रही हो। पल्लवी ने हल्के से पानी का गिलास उठाया और चुपचाप पीने लगी, लेकिन उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। क्या सच में रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सच में उन्हें मेरी परवाह नहीं? यह सवाल उसके मन में गूंजने लगा था। रणवीर ने कुर्सी पीछे खिसकाई और बिना कुछ कहे उठकर बाहर की ओर बढ़ गया था। उसकी हरकत ने जैसे सबको और अधिक असमंजस में डाल दिया था। शकुंतला जी ने पवित्रा की ओर एक ठंडी नजर डाली। घर की बड़ी बहू होकर इतना भी नहीं पता कि कब क्या और कैसा जवाब देना चाहिए।
रणबीर के सामने इस तरह की बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता पवित्रा। पल्लवी ने कुछ नहीं कहा, उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। वह बस अपनी नजरों को झुकाए बैठी रही। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने बात संभालने की कोशिश की। माँ, कभी कभी कुछ बातें कहने से ज्यादा समझने की जरूरत होती है। शकुंतला जी ने एक नजर उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। पल्लवी ने हल्के से गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठ गई थी। वह सीधे किचन में चली गई, लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर रणबीर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसने मुझे सोफे पर सोने से क्यों रोका था। पल्लवी ने किचन में कप सिंक में रखा ही था कि अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसकी सांसें थम गई थीं। तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? कोई कुछ भी कहे उसको नजरअंदाज करने की आदत डाल लो। पल्लवी चौंक कर मुड़ी। रणबीर उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी जमी हुई कोल्डनेस थी। पल्लवी ने खुद को शांत रखते हुए हल्के से जवाब दिया, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, मैं तो बस सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रही हूँ। रणबीर हल्के से आगे झुका। उसकी आवाज़ और गहरी हो गई थी, शायद इसलिए क्योंकि जितना तुम सोच रही हो ये सब उतना भी आसान नहीं है। पल्लवी ने घबराकर अपनी नजरें झुका ली थी। रणबीर ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें वाकई फर्क नहीं पड़ता तो आज रात कमरे में मत आना। पल्लवी की आंखें चौड़ी हो गई थी। वे कुछ कहने ही वाली थी कि रणबीर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया था, उसे वहीं खड़ा छोड़कर, अधूरे सवालों, उलझे जज्बातों और एक ऐसी चुनौती के साथ जिससे वे बच नहीं सकती थी। पल्लवी वहीं खड़ी रह गई थी, एक गहरी सोच के साथ कि उसकी किस बात ने रणबीर को इतना नाराज कर दिया था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। रणबीर की आखिरी बात अभी उसके कानों में गूंज रही थी, अगर तुम्हें वाकई फर्क नहीं पड़ता तो आज रात कमरे में मत आना। क्या वो उसे परख रहा था या खुद को यकीन दिला रहा था कि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? पल्लवी ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहीं भी सो सकती हूँ, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं था। रात गहराने लगी थी। पल्लवी ने खुद को व्यस्त रखने की बहुत कोशिश की। किताब खोल ली, कुछ देर फोन स्क्रॉल किया, लेकिन ध्यान कहीं और ही था। हर बार घड़ी की ओर देखती तो लगता जैसे वक्त जानबूझकर धीरे चल रहा हो। क्या उसके कमरे में जाना चाहिए या उसे साबित करना चाहिए कि उसे सच में फर्क नहीं पड़ता? उसने तय कर लिया, वो आज कमरे में नहीं जाएगी। अगर उन्होंने मना किया है तो मैं उनके कमरे में क्यों जाऊं? पल्लवी ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसने ड्राइंग रूम में सोने का ही फैसला किया और खुद को कंबल में लपेट लिया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की अचानक एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने धीरे से आंखें खोली। रणबीर उसके सामने खड़ा हुआ था। गहरे अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम सच में यहीं सो रही हो? उसकी आवाज़ में ठंडक थी, लेकिन उसमें छुपी बेचैनी पल्लवी से छुप नहीं पाई थी। पल्लवी ने करवट ली और बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुमने ही तो कहा था कि मेरे कमरे में मत आना। रणबीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। पल्लवी को उसकी मौजूदगी का एहसास और गहरा हो गया था। उसने अपने कंधों पर उसकी छाया को महसूस किया। मैंने कहा था कि मत आना, ये नहीं कहा था कि खुद को सजा दो। उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा धीमी और गहरी थी। पल्लवी ने इस बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई अनकहा सच, कोई दबी हुई चाहत। रणबीर ने झुककर कंबल के किनारे पर उंगलियां टिकाई और हल्के से खींचते हुए कहा, उठो और चलो। कहाँ? पल्लवी ने घबराकर पूछा। रणबीर की उंगलियां उसके हाथ के पास थीं, जिसे सिर्फ एक झटके में उसे खींच लेगा। वापस कमरे में, जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि माँ फिर से तुम्हें देखें और कुछ कहें। रणबीर की बातें सुनकर पल्लवी का दिल जोर से धड़क रहा था। रणबीर ने अब तक उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी। पल्लवी ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में एक जिद थी, लेकिन रणबीर की आंखों में कुछ और था, गहरी धड़कनों को तेज करने वाली तेजी। मैं यही ठीक हूँ, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। रणबीर की आंखें थोड़ी संकरी हो गई थीं, जैसे उसकी ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसने अपने दोनों हाथ पल्लवी के दोनों तरफ सोफे पर टिकाए, जिससे वह उसके करीब आ गया था। मैंने तुम्हें चलने के लिए कहा है पल्लवी, तुमसे पूछा नहीं है कि तुम चलोगी या नहीं। उसकी आवाज़ अब पहले से भी ज्यादा सख्त थी। पल्लवी ने नजरें फेरनी थी। तुम्हारे कहने से मैं उठ जाऊंगी? तुमने ही मुझे मना किया था, मैं नहीं आऊंगी। उसने अपनी आवाज़ को शांत बनाए रखे कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं। रणबीर ने एक गहरी सांस ली, फिर बिना एक और शब्द कहे झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। रणबीर! पल्लवी ने घबराकर उसके कंधों पर हाथ रखा, लेकिन उसने उसे और कसकर पकड़ लिया था। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं पल्लवी, उसकी आवाज़ में एक अधिकार था। पल्लवी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन रणबीर ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली थी। चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी तरह से नहीं, मेरी तरह से संभालना पड़ेगा। वे कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उनकी शादी के बाद ये पहली बार था जब वे लोग इतने करीब थे। रणबीर की उंगलियां उसकी कमर के इर्द गिर्द मजबूती से बंधी हुई थीं और उसकी गर्म सांसें पल्लवी के माथे को छू रही थीं। इतनी नजदीकी ने पल्लवी को पल भर के लिए सुन्न कर दिया था। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। रणबीर ने बिना रुके आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मुझसे दूर रहना आसान होगा और मैं तुम्हें ये साबित करने नहीं दूंगा, समझी तुम? रणबीर ने कमरे में पहुंचकर दरवाजा अपने पैर से धकेलकर बंद कर दिया था और धीरे से उसे बेड पर रख दिया था। पल्लवी ने घबराते हुए लहजे में कहा, तुमने ही तो कहा था मुझसे दूर रहना, इस शादी से ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, फिर अब क्यों कह रहे हो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती? पल्लवी ने कभी भी रणबीर को इतने करीब से नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक सख्ती थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी। रणबीर ने दोनों हाथ बेड पर टिकाए और पल्लवी के करीब झुकते हुए धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा, हमारा रिश्ता जैसा भी है, मैं नहीं चाहता कि उसे फिर से फैमिली डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहिए। पल्लवी के लिए रणबीर हमेशा से एक पहेली था, कोल्ड, रिजर्व्ड और हमेशा एक तय दूरी बनाए रखने वाला। लेकिन इस वक्त जब वह उसके इतने करीब था,
उसकी धड़कनें खुद ब खुद तेज हो रही थीं। उसके ठंडे स्वभाव में छुपी हल्की सी इंटेंसिटी उसे महसूस हो रही थी। रणवीर ने अपनी जगह से हिले बिना सिर्फ हल्का झुकते हुए बहुत शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, पल्लवी, तुमने आज जो किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। पल्लवी ने पलकें झपकाई। मैंने क्या किया? रणवीर ने उसकी मासूमियत भरी आंखों में कुछ सेकंड तक देखा, फिर बेहद ठंडे लहजे में बोला, फैमिली में दोबारा मेरे और तुम्हारे रिश्ते पर सवाल उठना नहीं चाहिए। सबको ये बात जताओ कि तुम मुझसे अनजान हो, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरी पत्नी की तरह ही पेश आना होगा। सबके सामने तुम्हें ऐसा व्यवहार करना होगा कि सबको लगे कि हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। ये शादी की डील सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है, लेकिन सबके सामने इसको लाने की ज़रूरत नहीं। पल्लवी को उसके टोन में छिपे ऑर्डर का एहसास हो गया था। उसने होठ नीचे, लेकिन हमारा रिश्ता और आप? रणवीर ने उसकी बात बीच में ही काटी। जैसा भी हो वो सिर्फ हमारे बीच है। दुनिया के लिए हम एक आदर्श पति पत्नी होने चाहिए और तुम इसे लेकर कोई लापरवाही नहीं करोगी। पल्लवी को उसका ये अंदाज पसंद नहीं आया था। उसने गहरी सांस लेते हुए हल्की सी नाराजगी से कहा, और अगर मैंने लापरवाही कर दी तो? रणवीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी परछाई उभर आई थी। वह और झुका, इतना कि पल्लवी उसकी ठंडी सांसों को महसूस कर सके। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, लेकिन उसमें छिपी ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता था। तो तुम्हें ये समझाने के और भी तरीके हैं पल्लवी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। पल्लवी की सांसें अटक गई थी। ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता था, और सबसे डरावनी बात थी उसकी परफेक्ट कंट्रोल पर्सनैलिटी। वह कभी गुस्से से नहीं चिल्लाएगा, लेकिन अपनी बात मनवाने का तरीका उसे बहुत अच्छे से आता था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से सिर झुका लिया था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आपको भी तो थोड़ी कोशिश करनी होगी। आपकी वजह से मम्मी जी मुझे डांटती हैं। पल्लवी ने एक छोटे बच्चे की तरह नाराज होते हुए कहा। रणवीर, जो हमेशा शांत और कोल्ड रहता था, पहली बार उसने हल्के से भौहें चढ़ाकर पल्लवी को देखा, जैसे वह समझना चाहता हो कि ये लड़की इतनी मासूमियत से शिकायत करने की हिम्मत कैसे जुटा पाई है। वह कुछ कदम पीछे हटा, अपनी कमीज की बटन पर उंगलियां फेरते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी शिकायत सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। पल्लवी ने गुस्से से होंठ फुला लिए। आपने मुझे अपना काम नहीं करने दिया, उसमें मेरी गलती क्या थी? मैं तो बस। रणवीर ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, लेकिन उसमें इंटेंसिटी बरकरार थी। तुम सिर्फ वही करोगी जो मैंने कहा है। मेरी माँ तुमसे क्या कहती है ये मेरी परेशानी नहीं। पल्लवी ने आंखें चौड़ी कर ली। लेकिन मम्मी जी की डांट सुनने की आदत तो मेरी भी नहीं है ना। उसने अपने हाथ बांध लिए थे, जैसे कोई बच्चा अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हो। रणवीर ने उसकी मासूम हरकत देखी, लेकिन उसका चेहरा वही कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस बना रहा। वह धीरे से झुकते हुए बोला, तो इसे अपनी नई आदत बना लो। पल्लवी को झटका लगा। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन रणवीर तब तक पीछे मुड़ चुका था। और अगर मैंने अपनी आदत ना बनाया तो? उसने जानबूझकर उसे उकसाने वाले अंदाज में कहा। रणवीर रुक गया। उसने हल्की सी सांस ली, फिर धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अलग सी ठंडक थी, लेकिन उसके लहजे में वही परफेक्ट कंट्रोल। तो फिर मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूँ कि मेरी पत्नी को क्या आदतें डालनी चाहिए और क्या नहीं। पल्लवी का मुंह हल्का सा खुला रह गया था। ये तो चीटिंग है। रणवीर ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें हल्का सा खतरनाक शेर था। नहीं पल्लवी, ये शादी है। रणवीर बिना कुछ कहे वापस मुड़कर अपने कमरे से बाहर चला गया था, लेकिन पल्लवी जानती थी अब ये आइडियल वाइफ बनने का खेल उसके लिए और मुश्किल होने वाला था। पल्लवी भी मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई थी। वह गुस्से से बुदबुदाई, खुद को तो हस्बैंड बनने की तमीज नहीं और मुझे आइडियल वाइफ बनाना चाहते हैं। वाह रणवीर वाह। उसने एक तकिया उठाकर उसके कोने को नोचने लगी, जैसे रणवीर की गर्दन पकड़ रही हो। लेकिन जितना वह गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसके मन में उतनी ही उलझन थी। क्या सच में वह मुझे अपनी पत्नी मानने लगे हैं, या फिर बस अपनी इमेज बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं? पल्लवी ये सब सोचते सोचते ही सो गई थी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन पल्लवी की आंखें रात भर की बेचैनी से अब भी भारी थीं। उसने तकिए को जोर से भींचा और बड़बड़ाई, खुद तो रोबोट की तरह बिहेव करते हैं और मुझे आइडियल वाइफ बनाना चाहते हैं। हद करते हैं। लेकिन वह जानती थी कि इस घर में उसे बस एक नहीं, दो लोगों से जूझना था, रणवीर से और शकुंतला जी से। पल्लवी जल्दी से उठी और बिना कोई देरी किए सीधे किचन में पहुंच गई थी। उम्मीद के मुताबिक शकुंतला जी पहले से ही वहाँ मौजूद थीं। उन्होंने पल्लवी को अंदर आते देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह खुद से किचन में आने का ख्याल कैसे आ गया? पल्लवी ने अपने मन को शांत रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब जब शादी हो गई है तो सोचा कि कुछ जिम्मेदारियाँ निभाना शुरू ही कर दूँ। आप ही ने तो कहा है कि घर की बहुओं को जिम्मेदारियाँ निभानी आनी चाहिए। शकुंतला जी ने उसे सिर से पैर तक घूरा, जैसे देख रही हूँ कि ये कोई नया नाटक तो नहीं। फिर उन्होंने हल्के से सिर झटका, देखते हैं कितनी देर तक निभा पाओगी। पल्लवी ने चुपचाप बेलन उठाया और आटा गूंदने लगी, लेकिन यह आसान नहीं था। जैसे ही उसने पहला पराठा तवे पर डाला, शकुंतला जी की पैनी नज़र तुरंत उस पर आ गई थी। पराठे गोल नहीं है पल्लवी, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इतना भी नहीं आता? पल्लवी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखा। मम्मी जी, दिल से बनाए गए खाने का शेप मायने नहीं रखता, बस स्वाद मायने रखता है। शकुंतला जी ने तिरछी नज़र से उसे देखा। घर की बहू को हर चीज़ परफेक्ट करनी चाहिए, समझी? पल्लवी ने होंठ भींचे, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि ये केवल शुरुआत थी। थोड़ी देर में सब लोग टेबल पर आ चुके थे। रणवीर हमेशा की तरह शांत और गंभीर नजर आ रहा था। उसकी आंखों में वही ठंडक थी
शकुंतला जी ने प्लेट में पराठा रखते हुए कहा, लो बेटा गरम गरम पराठा खाओ। रणवीर ने चुपचाप पहला निवाला मुंह में डाला, लेकिन उसकी नजरें पल्लवी पर टिकी हुई थी। पल्लवी ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, आपको भी कोशिश करनी होगी मिस्टर परफेक्ट। पल्लवी की बात सुनकर रणवीर के गले में खाना अटक गया था। रणवीर ने अचानक खांसना शुरू कर दिया था। वह जल्दी से पानी की तरफ बढ़ा, लेकिन पल्लवी ने उससे पहले ही गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया था। रणवीर ने बिना कुछ कहे पानी पिया, लेकिन उसकी आंखें अभी पल्लवी पर टिकी हुई थी। शकुंतला जी ने तुरंत आने का मौका पकड़ लिया था। पल्लवी, ये कोई तरीका होता है अपने पति से बात करने का? अच्छे घर की बहुओं के संस्कार नहीं होते। पल्लवी ने मासूमियत से आंखें चिपकाई। अरे मम्मी जी, मैंने तो बस यही कहा था कि उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए। अगर शादी के बाद मुझे अच्छी पत्नी की तरह व्यवहार करना चाहिए तो रणवीर को भी एक आदर्श पति की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और गंभीर लहजे में कहा, मैं किसी चीज़ में फेल नहीं होता पल्लवी। पल्लवी ने हल्की मुस्कान दबाई। तो फिर शादी में भी पास होने की कोशिश कीजिए मिस्टर परफेक्ट। एक 18 साल की मासूम लड़की जिसकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी, वह इस हवेली में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पल्लवी के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर डाइनिंग टेबल पर हर कोई हैरान था। जो लड़की कल तक चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, आज इतनी हिम्मत कहाँ से लाई थी। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया था। रणवीर की पकड़ चम्मच पर और भी कस गई थी। उसके चेहरे पर वही सख्त भाव थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दिलचस्पी झलक रही थी। शकुंतला जी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कड़े लहजे में कहा, खाना खत्म करो, फिर बाकी बातें होंगी। और पल्लवी, खाने के समय बातें नहीं करते। इतनी तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? और हाँ, आगे से ध्यान रखना कि खाने में नमक कम ना हो। पल्लवी का चेहरा हल्का सा मुरझा गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे इस घर में अपनी जगह खुद बनानी होगी। रणवीर ने यह सब गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जो ये साफ कह रही थी कि उसे पल्लवी का यह नया रूप पसंद आ रहा था। रणवीर कोर्ट जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था। सफेद शर्ट की आस्तीन मोड़ते हुए उसने आईने में खुद को देखा और फिर घड़ी पहनने लगा। कमरे में हल्की सी खुशबू घुली हुई थी, शायद कोलोन की, जो उसकी शख्सियत की तरह ही ठहरी हुई और सदी हुई थी। तभी दरवाजे पर धीमी सी आहट हुई। पल्लवी अंदर आई। उसकी चाल में अब एक नया आत्मविश्वास था। रणवीर ने हल्के से उसे देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई थी, जैसे उसे पल्लवी का ये आत्मविश्वास से भरा रूप पसंद आ रहा हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें फेर ली थी। पल्लवी वार्डरोब की तरफ बढ़ी और रणवीर का पर्स निकाल कर देने लगी। जैसे ही उसने पर्स निकाला, अचानक उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी और पर्स उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था। उसके अंदर रखे कुछ कागज और एक पुरानी तस्वीर बाहर आकर बिखर गए थे। पल्लवी की नजर अचानक से ही उस तस्वीर पर चली गई थी। वह झुकी और जैसे ही उसने तस्वीर उठाई, उसकी आंखें ठहर गई थीं। रणवीर, जो अब तक अपने कफलिंक लगा रहा था, जैसे ही मुड़ा और जमीन पर गिरी तस्वीर को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया था। उसकी आंखों में एक पल के लिए बेचैनी कौंधी और अगले ही पल गुस्से की लहर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। पल्लवी, उसकी आवाज़ तेज और तीखी थी, जिससे कमरे की हवा तक ठहर गई थी। वह 2 कदम आगे बढ़ा और तस्वीर झपटने के अंदाज में उसके हाथ से खींच ली थी। उसके हाथ को पकड़ इतनी मजबूत थी कि यह तस्वीर हल्की सी मुड़ गई थी। वह गुस्से से लाल हो गया था। उसकी सांसें गुस्से की वजह से तेज हो रही थी और उसके चेहरे की नसें गुस्से से कस गई थीं। किसने कहा था इसे छूने के लिए? रणवीर की आवाज़ बेहद सख्त थी। उसके गुस्से में सिर्फ नाराजगी ही नहीं, बल्कि कुछ और भी था। पल्लवी ने कांपते हुए होठों से कहा, मैं तो बस उसकी आवाज़ धीमी थी, जिससे डर और जिज्ञासा के बीच झूल रही हो। लेकिन रणवीर की भड़कती आंखों ने उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया था। उसके कदम अनजाने में ही पीछे हट चुके थे, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी उस तस्वीर पर टिकी हुई थी, जिसे रणवीर ने इतनी तेजी से झपट लिया था। रणवीर ने पल्लवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी कंपकपी थी, शायद सवालों का या शायद किसी अनकही पीड़ा का। उसने बिना कुछ कहे तस्वीर को पलटा, उसे अपनी मुट्ठी में दबाया और बिना किसी झिझक के पास रखे लॉकर में रख दिया था। लॉकर बंद करने की तेज आवाज़ कमरे की गूंजती शांति को भंग कर गई थी। पल्लवी ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, ये तस्वीर किसकी थी? रणवीर ने उसे घूर कर देखा। उसकी निगाहें इतनी ठंडी थीं कि पल्लवी को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज़ अब तल्ख थी, लेकिन उसमें छुपे दर्द को पल्लवी ने महसूस कर लिया था। पल्लवी ने कुछ देर तक रणवीर को देखा, फिर धीरे से कहा, अगर कोई चीज़ इतनी तकलीफ देती है तो उसे संभाल कर क्यों रखते हो आप? रणवीर का हाथ हल्का सा ठिठका था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां अभी मुट्ठी में जकड़ी हुई थीं, जैसे वह अपने बीते कल को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। पल्लवी ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत थी। जो भी ये तस्वीर थी, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रही होगी, लेकिन क्या वो इतना अहम है कि तुम्हारे आज पर हावी हो जाए? रणवीर की सांसें थोड़ी अनियमित हो गई थीं। उसने पल्लवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया था। कुछ चीज़ें बुलाई नहीं जाती पल्लवी। उसकी आवाज़ में एक थकान थी, एक ऐसा दर्द जो शायद उसने खुद कभी भी नहीं समझा था। पल्लवी ने पहली बार रणवीर को इस रूप में देखा था। उसने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे, लेकिन रणवीर ने अपनी जैकेट उठाई और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया था। पल्लवी वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी आंखें उस बंद लॉकर पर थीं और उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे थे। आखिर ये तस्वीर किसकी थी? दोस्तों, पल्लवी का कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।